गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजकिरण क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि मस्त और मज़े में आए होंगे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राजवीर योगी आज आपके लिए लेकर आया हूं साइटोलॉजी का एक फिर से नया सेशन। हमने पिछले 7 सेशन में साइटोलॉजी की विभिन्न प्रकार की स्टेप के बारे में अध्ययन किया, जिसमें कोशिका कोशिका के बारे में अध्ययन किया तथा कोशिका के प्रकार और विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अध्ययन किया। आज उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा 8वां चैप्टर 8वीं क्लास है, जिसमें हम अध्ययन करेंगे लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में? लाइसोसोम के बारे में। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों के लिए यह चीज़ नहीं होगी, लेकिन आशा करता हूं कि अगर हमारे साथ आप जुड़े रहोगे तो आपके अंदर खुद ये आप यह महसूस करोगे कि हाँ, आज हमारे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ और कुछ नया सीखने को मिला है। तो आइए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। लाइसोसोम यानी कि ये क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज है। क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज है, जिसकी खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। डी डुवे यानी कि डी डुवे नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने किसकी खोज की? लाइसोसोम की। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली। क्या कहा जाता है? कोशिका की थैली। थैली या सुसाइड बैग। क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग। बैग इसे और किस नाम से जाना जाता है? सफाई कर्मी के नाम से। किसके नाम से? सफाई कर्मी। सफाई कर्मी के नाम से जाना जाता है। स्कवेंजर। क्या बोला जाता है? स्कवेंजर ऑफ द सेल। तीसरा अन्य नाम जाना जाता है, इसे एटम बम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटम ऑफ सेल। क्या कहा जाता है? एटम बम ऑफ सेल। ये चीजें सब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। पाए जाते हैं जो किस पीएच पे काम करते हैं? जिनकी पीएच क्या होती है? 4 से 5 के बीच में होती है। यानी कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के। एसिडिक नेचर के होते हैं, इनकी पीएच 4 से 5 होती है। और ये क्या करते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो क्या करते हैं कि सेल के अंदर क्या होते हैं? फेगोसाइटिस और फिनोसाइटिस होती है। क्या होती है? फेगोसाइटोसिस व फिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है। यानी कि सेल में क्या होते हैं? कुछ पदार्थ अंदर लिए जाते हैं। अंदर लेना क्या कहलाता है? फेगोसाइटोसिस। और बाहर निकालना क्या कहलाता है? फिनोसाइटोसिस। यानी साइटोप्लाज्म से बाहर निकालना फेगोसाइटोसिस और अंदर लेना बाहर निकालना फिनोसाइटोसिस और अंदर लेना फेगोसाइटोसिस। इस दौरान क्या होते हैं? कुछ टॉक्सिक पदार्थ होते हैं। क्या होता है? टॉक्सिक पदार्थ एलिमेंट्स होते हैं। यानी कुछ टॉक्सिक तत्व होते हैं, जहरीले तत्व होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे सेल को नुकसान करते हैं। क्या करते हैं? नुकसान। और वो इनका क्या करता है? लाइसोसोम स्टोर करता है। इनको क्या करता है? स्टोर करता है।
यानी कि क्या करता है, टॉक्सिक एलिमेंट को स्टोर करता है और अपने अंदर भरता है। और इनकी संख्या जब अधिक हो जाती है तो ये क्या होती है, थैली फट जाती है, या इनका क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है और ये कोशिका के अंदर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, कोशिका के अंदर, जिससे क्या होती है, कोशिका मर जाती है। क्या हो जाती है, कोशिका मर जाती है। इसी कारण क्या कहा जाता है, इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। स्पेंसर यानी कि क्या होता है, सफाई कर्मी, यानी क्या करता है, सड़क पे सफाई कर्मी क्या करता है, सड़क की सफाई। उसी प्रकार लाइसोसोम क्या करता है, सेल में जो एक्स्ट्रा पदार्थ होते हैं, जो अपघटककारी एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ये क्या है, एक बैग है, इसमें क्या होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो क्या करेंगे, कोशिका का पाचन करेंगे। क्या करेंगे, कोशिका का पाचन, यानी सेलुलर डाइजेशन होता है। क्या होता है, सेलुलर डाइजेशन। लाइसोसोम में क्या होता है, सेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन होता है। क्या करता है, जो कोशिका का पाचन करता है, यानी कि कोशिका में जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका भी पाचन करेगा और जो काम की चीजें उनका भी पाचन करेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें है ना, वो क्या हो जाती है, इसमें स्टोर हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टोर। और ये क्या करती है, इसके लिए हानिकारक, यानी कि जब इनकी संख्या अधिक बढ़ जाती है ना, तो ये थैली क्या बढ़ जाती हो जाती है, एक क्या है, एक बैग है जो क्या हो जाता है, फट जाता है। और क्या करती है, अपनी ही सेल को क्या पहुंचा देती है, नुकसान पहुंचा देती है। क्या पहुंचा देती है, नुकसान, जिससे क्या हो जाती है, सेल की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ये क्या होता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है, सफाई कर्मी कहा जाता है, या एटम बम। यानी क्या होता है, एक विस्फोट होता है। जिस प्रकार जैसे एटम बम में क्या होता है, यानी कि आसपास की चीजें सब नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, विस्फोट होगा, जिससे सेल के जो इसके आसपास सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके वो क्या हो जाते हैं, नष्ट। और क्या हो जाती है, कोशिका मर जाती है। क्या हो जाती है, कोशिका मर जाती है। इसी प्रकार हमारे शरीर में हजारों लाखों की संख्या में रोज नई सेल बनती है तथा हजारों लाखों की संख्या में सेल मरती है। आशा करता हूं कि इतनी बात समझ में आई होंगी। इसके बाद बात करेंगे हम राइबोसोम की। क्या बात करेंगे, ये क्या होता है, एक कोशिका अंग था। दूसरा क्या आएगा, राइबोसोम। क्या आएगा, राइबोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने कर दी, डी डुवे ने। जो इन्होंने ही खोज की थी और इन्होंने इसका नामकरण क्या किया, इसका नामकरण भी इसी ने किया था। अगर बात करें खोज और नामकरण किसने किया, डी डुवे ने। बात करते हैं राइबोसोम्स। आशा करता हूं कि इतनी बात आप सबको समझ में आई होगी। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलिज है राइबोसोम। राइबोसोम यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। कोशिका अंग यानी कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिका अंग। इसे यूनिवर्स सेल ऑर्गन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिवर्स। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह हर सेल यानी कि कई किसी भी प्रकार, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। यानी कि ये कौन कौन सी सेल में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में एंड यूकैरियोटिक सेल। सेल में पाया जाता है। दूसरा किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और बैक्टीरिया में। किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी पाया जाएगा। बैक्टीरिया में पाया जाएगा। और ये किस में पाया जाएगा, एनिमल सेल, प्लांट सेल
फिर एल्गी एंड फंगी। इन सब में क्या पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा और इसमें भी पाया जाएगा, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में, यानी कि यूनिवर्स की हर कोशिका में क्या पाया जाएगा, राइबोसोम। क्या पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ऑर्गन। और ये कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। अक्सर इसकी पूछ लिया जाता है कि कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है। इसके बाद बात करते हैं इसकी खोज की। तो इसकी खोज की थी पेलाडे नाम के साइंटिस्ट ने। किसने की थी, पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने। किसमें देखा, जंतु कोशिका में। किसमें देखा, जंतु कोशिका में इसकी खोज की। खोज की यानी खोजा। फिर बात करते हैं पादप कोशिका में। तो दो वैज्ञानिक आते हैं, रॉबिन्सन व ब्राउन ने। इसे किसमें खोजा, पादप कोशिकाओं में। किससे खोजा, किसमें, पादप कोशिकाओं में। खोजा। ये बात थी इसकी खोज की। बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर की प्रोटीन, इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। क्योंकि यह क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। कार्य क्या हुआ इसका, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कौन सा कोशिकांग करता है, तो क्या बताओगे, राइबोसोम। किसे प्रायोरिटी देनी है, राइबोसोम। अब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रोटीन होती है, जैसे बालों में प्रोटीन पाई जाती है, नाखूनों में प्रोटीन, यानी कि बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन। क्या होती है, केराटिन प्रोटीन। और हमारे शरीर के लिए आवश्यक और अनावश्यक प्रोटीन होती है, जो हमारे कुछ का हमारे शरीर में निर्माण होता है, कुछ का हमें बाहर से आवश्यकता पड़ती है। अब ये राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। क्या होता है ये एस, क्या है, एक सेडिमेंटेशन यूनिट है। क्या है, सेडिमेंटेशन यूनिट है, जो क्या करती है, इसका मापन में सहायक होती है। क्या होती है, या इसे स्वेदबर्ग गुणांक का, स्वेदबर्ग यूनिट कहा जाता है। यूनिट या फिर अवसादन गुणांक क्या कहा जाता है, अवसादन। जो क्या करता है, इसके आकार व माप को, आकार और इसके संख्या को मापन करता है। अब ये क्या है, 70S और 80S। अब ये कितने पर दो यूनिट्स होती हैं, पहले होता है 40, 50 और 30। पहली यूनिट 50S और 30S। ये भी दो भागों में बटी होती है, 60S और 40S। यानी आप गणित की संख्या में देखोगे तो इनका टोटल अधिक होता है, लेकिन हमें किस में पढ़ना है, बायोलॉजी में। बायोलॉजी में गणित का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इनको नाम दिया गया है। यानी कि दो इकाई 80S की दो इकाइयां कौन सी होती है, 60S और 40S। 70S की दो इकाइयां कौन सी होती है, 50S और 30S। यानी कि क्या होती है, एक छोटी इकाई होती है। क्या होती है, एक छोटी इकाई, और एक क्या होती है, बड़ी इकाई। क्या होती है, बड़ी इकाई। तो ये तो क्या हुई, जैसे 70S की ये कौन सी होगी, 30S, और ये कौन सी होगी, 50S। ये क्या हुई, उप इकाई। ये क्या होती है, आपस में जुड़ी होती है। क्या होती है, आपस में जुड़ी होती है। और ये किसके द्वारा, मैग्नीशियम आयन के द्वारा। किसके द्वारा, मैग्नीशियम आयन या फिर mRNA के द्वारा जुड़ी होगी। किसके द्वारा, mRNA के द्वारा। ये किसमें पाया जाता है। अब बात करते हैं 70S और 80S राइबोसोम पाया किस किस में जाता है। तो 70S राइबोसोम तो किसमें पाया जाता है,
हमने पिछले क्लासों में बात की थी। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में किसमें पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एचसीएस प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल व फंगी व एल्गी में पाया जाता है। यानी कि एचसीएस तो प्लांट, एनिमल, फंगी व एल्गी में पाया जाएगा, और 70S प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा तथा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा। अब थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात करते हैं। जब ऐसी बहुत सी छोटी और बड़ी इकाइयां आपस में एक ही एमआरएनए के द्वारा जुड़ जाती है, किसके द्वारा, एक ही एमआरएनए के द्वारा जुड़ जाती है, ये क्या हो गई, छोटी उप इकाई। क्या हो गई, छोटी उप इकाई। और ये क्या हो गई, बड़ी उप इकाई। ये किसके द्वारा, एमआरएनए या मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ऐसे हजारों लाखों की संख्या में जुड़ जाती है तो इसे क्या कहेंगे, पॉलीसोम। क्या कहा जाता है, पॉलीसोम कहा जाता है। यानी कि जब एक यूनिट, ये एक या एक से अधिक यूनिट आपस में एक ही एमआरएनए या मैग्नीशियम आयन के द्वारा जुड़ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, पॉलीसोम कहा जाता है। जो क्या होती है, प्रोटीन की क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है, प्रोटीन निर्माण की क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है, प्रोटीन की इकाई होती है। आशा करता हूं कि इतनी बात आप सबको समझ में आई होगी। आज का हमारा टॉपिक था लाइसोसोम और राइबोसोम। कल हम प्लास्टिड के बारे में अध्ययन करेंगे और वैक्यूल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों सेशन को देखने के लिए।